जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। और देखिए कि ये सिलेक्शन सीरीज़ का टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लोग। तो इसमें पहला जो टेस्ट सीरीज है तो इसे देखना है। तो चलिए देखा जाए। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगढ़ कहाँ मिला है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदारो में मिला है। इसका देखिए कि लगभग 46 फीट लंबा था कि मीटर में। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे ये लंबा सबसे बड़ा है, तो ये आप याद रखना है। थोड़ा सा इसके बारे में अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो देखिए कि जो सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी के जितने इसके सहायक नदी है और सिंधु नदी इसी के तट के किनारे सिंधु सभ्यता का जितना प्रमुख स्थल है वो सब मिलता है, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। हड़प्पा नाम इसका क्यों पड़ता है? क्योंकि सबसे पहला खोजा गया स्थल 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा ही खोजा गया था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोला जाता है क्योंकि कांसा का सबसे ज़्यादा प्रयोग, सबसे पहली बार प्रयोग यहीं पे मिला था, तो इसीलिए इसे बोला जाता है। लोथल के बारे में अगर देखिएगा तो ये हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है और बंदरगाह को गोदीबारा भी बोला जाता था, तो ये आप याद रखिएगा कि इसका गोदीबारा है। और ये कहाँ मिलेगा? तो गुजरात में है और ये भोगवा नदी के किनारे है। कालीबंगा के बारे में बात किया जाए तो कालीबंगा राजस्थान में मिलेगा और ये घगर नदी के तट पे है। और देखिए कि कालीबंगा इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे काली चूड़ी बहुत सारा मिला है, इसी के कारण। दूसरा का देखिएगा क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो देखिए कि 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को ही माना जाता है। 4 वेद कौन कौन है? तो एक अर्थवेद हो जाएगा, उसके बाद आयुर्वेद हो जाएगा, उसके बाद देखिए सामवेद हो जाएगा और एक ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद में देखिएगा कि जितने मंत्र वंत्र मिलते हैं पूजा पाठ के यहाँ पे मिलेंगे। अर्थवेद में देखिएगा कि ये कर्मकांडीय वेद के नाम से भी जाना जाता है और यजुर्वेद में अर्थवेद को ब्राह्मण वेद के नाम से जाना जाता है। इसमें जादू टोना जितना ये सब चीज़ है, जादू टोना वशीकरण करना, ये सब अर्थवेद में ही है। और अर्थवेद के बारे में 2 चीज़ समझना है, एक तो सबसे बाद का ये वेद है और कहीं कहीं पे इसमें जो मंत्र मिलता है वो ऋग्वेद से भी प्राचीन मिलता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सबसे बाद का वेद कौन है, तो अर्थवेद है। ब्राह्मण वेद भी इसे बोला जाता है। यजुर्वेद देखिए कि ये कर्मकांडीय वेद है, जो यज्ञ होता था उस समय सबसे प्रमुख था, तो यजुर्वेद में ही ये सब मंत्र मिला है। सामवेद गायन वाला वेद है, तो जो मंत्र का उच्चारण होता था तो इसमें मिलता है। तो जो आप गाना ये सुनते हैं तो उसका प्रमुख स्रोत कहाँ से स्टार्ट होता है? तो सामवेद से। तो ये आप याद रखेगा। तो सबसे पवित्र नदी कौन सा हो जाएगा? तो सरस्वती हो जाएगा। गंगा नदी का बहुत प्रयोग नहीं हुआ है, मात्र 1-2 बार हुआ है। तो ये देखिएगा सबसे पवित्र नदी आपका सरस्वती है उस समय का। चलिए आगे देखिएगा, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो मगध की प्रथम राजधानी की अगर बात किया जाए तो देखिए कि 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद बिहार में मिलता है। और उसके बाद देखिए कि 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली कौन था? तो मगध ही था। तो ये आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मगध था और इसका राजधानी सबसे प्रथम बार राजगिरी या ग्रीवीज में देखने को मिलता है। ये आप याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र भी इसका राजधानी बाद में आता है और इसका संस्थापक उदयन है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? तो उदयन है। और देखिए कि वैशाली से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे पहली बार गणतंत्र कहाँ मिला था? तो वैशाली ही गणतंत्र था, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका लेखक है मेगास्थनीज, तो ये याद रखिएगा। और चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है, तो ये भी याद रखिएगा। चाणक्य का फेमस किताब कौन सा है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में देखिए कि उस समय शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया है, तो ये याद रखना है। चौथा के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये आपका हो जाएगा 1937 से 38 में ये पढ़ा गया था, तो ये आपका हो जाएगा जेम्स प्रिस्पे और ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए कि अशोक के जो 13 अभिलेख हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस है, या महाअभिलेख भी इसे बोल सकते हैं, जिसमें 13वां अभिलेख कलिंग युद्ध के बारे में बताता है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर,
गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। समुद्रगुप्त से क्या क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का नेपोलियन किससे बोला जाता है? तो समुद्रगुप्त को बोला जाता है। और समुद्रगुप्त से 2-3 और क्वेश्चन पूछता है। कभी एक भी युद्ध ये नहीं हारे हैं समुद्रगुप्त। और साथ में याद रखेगा कि बीना बजाते हुए इनका चित्र मिला है सिक्का पे, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन है 7वां नंबर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका गुप्त वंश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई किताब है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा हर्षवर्धन के जीवनी पे ये लिखा गया है और ये बाणभट्ट के द्वारा ये किताब लिखा गया है। तो ये आप याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो देखिए कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा का अगर बात किया जाए तो फारसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश के द्वारा ये पूरा किया गया था। तो ये याद रखेगा। रजिया सुल्तान से क्या क्वेश्चन पूछेगा कि ये भारत की पहली शासिका है जो गद्दी पे बैठी हैं। तो ये याद रखेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले कुतुब मीनार निर्माण करने का स्टार्ट करता है, लेकिन देखिएगा कि बीच में इसका देहांत हो जाता है। इसके बाद इल्तुतमिश इसे पूरा करता है। बलबन से क्या क्वेश्चन पूछेगा कि लौह और रक्त की नीति किसने अपनाया था? तो बलबन के द्वारा अपनाया गया था। और 40सा जो पद होता है इसके द्वारा ये स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिएगा कि सिकंदर लोदी के द्वारा ये किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अलाउद्दीन खिलजी से क्या क्वेश्चन पूछेगा कि ये खिलजी वंश का एक शासक है, ये तो आप जानते ही हैं। पद्मावत से इसका एंगल जोड़ा जाता है उस कहानी से। और साथ में याद रखेगा कि बाजार व्यवस्था के लिए ये जाना जाता था। तो ये आप जरूर याद रखेगा कि बाजार व्यवस्था के लिए जाना जाता था। और सैनिकों को नगद वेतन देने का प्रचलन सबसे पहली बार इसी ने स्टार्ट किया था। घोड़ा दागने का प्रथा, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि घोड़ा दागने का प्रथा किसने शुरू किया था? तो इसी के द्वारा शुरू किया गया था। आगे क्वेश्चन देखिएगा 12वां नंबर, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो पानीपत की दूसरी अगर लड़ाई का बात किया जाए तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तो ये आप याद रखेगा। और पानीपत में हुआ था इसीलिए इसे पानीपत का युद्ध बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो पेशवा कौन होता था लोग? तो प्रधानमंत्री पद को पेशवा बोला जाता था, प्रमुख पद था। एक समय तो ऐसा है कि सबसे शक्तिशाली पेशवा ही हुआ करता था लोग। तो ये आप याद रखिएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका हो जाएगा वुड्स डिस्पैच। 1854 में ये लाया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैकाले का विवरण देखिएगा कि ये भी शिक्षा से संबंधित है। और 1813 से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? तो ये पूछ सकता है कि सबसे पहले ईसाई मशीनरी को भारत में प्रचार करने का कब दिया गया? तो 1813 में ही ऑर्डर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय अगर बात किया जाए तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल रहता है। तो ये आप याद रखेगा। 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मेरठ से स्टार्ट होता है 13 अप्रैल। ये डेट याद रखेगा। 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया जाता है। यहाँ से देखिए पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाता है। हालांकि मंगल पांडे के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। ये 34वीं रेजिमेंट के एक सेना रहते हैं और इनके द्वारा देखिए कि 2 जो अंग्रेजी अधिकारी रहता है लोग, तो उनकी हत्या किया जाता है। और वहीं से 10 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 10 अप्रैल नहीं 13 मई को इनका फांसी हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे सुधार कर लिया जाए, क्योंकि 13 अप्रैल को फांसी देना था लेकिन पहले ही दे दिया गया। 8 अप्रैल को इनका फांसी दे दिया गया। और देखिए कि 29 मार्च को ये सबसे पहली बार बैरकपुर में 2 सेना अध्यक्षों की हत्या करके वहाँ से देखिए कि विद्रोह का स्टार्ट किया गया था। तो ये आप याद रखेगा।
उसके बाद आप जानते ही हैं कि ये बहुत बड़ा विद्रोह होता है, तो इसके बारे में तो डिटेल में पढ़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका 26 अप्रैल 1858 हो जाएगा। कुंवर सिंह देखिएगा कि 82 वर्ष की उम्र में बिहार के ये नेता थे और जगदीशपुर के ये नेता थे। और देखिए कि ये सबसे ज़्यादा युद्ध 1857 की क्रांति में किए हैं। यहाँ तक माना जाता है कि एक अपना हाथ काट के नदी में फेंक दिए थे। और देखिए कि पटना में एक किताब विक्रेता के द्वारा इस क्रांति का नेतृत्व किया गया था, तो ये आप याद रखिएगा। पीर अली याद रखिएगा, किताब बेचते थे पीर अली, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चन देखेंगे लोग। 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो देखिए कि 1885 में हुआ था। ए हो हुम के द्वारा ये स्थापना किया गया था। इसके संस्थापक माने जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है 1885। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो देखिए कि बंगाल का विभाजन आपका ये क्वेश्चन आता है बार बार और यहाँ से ये भी पूछता है, तो ये याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में देखिए कि ये आंदोलन स्टार्ट होता है, बंगभंग आंदोलन। और बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो ये आपका देखिएगा कि 1911 लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय के द्वारा ये रद्द किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका था? तो ये बाल गंगाधर तिलक का था, गरम दल के नेता थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनका मृत्यु 1920 में हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनसभा कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा पहला जनसभा देखिएगा कि इसका जनसभा होता है बम्बई, लखनऊ तो नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर आपका वाराणसी हो जाएगा। तो ये आप याद रखेगा, 4 फरवरी को इनके द्वारा किया गया था वाराणसी में सबसे पहले जनसभा, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चंपारण आंदोलन से इसे कनेक्ट मत कीजिएगा। चंपारण आंदोलन देखिएगा 1917 में होता है और सबसे ज़्यादा यहीं से ये फेमस हो जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा, 3 काठिया प्रणाली के खिलाफ हुआ था। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। और इसके बारे में और थोड़ा सा देखा जाए कि आखिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों? तो देखिए कि आपका 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। यहाँ फेस्टिवल मनाने के लिए एक ग्राउंड था और देखिए कि इस ग्राउंड में जाने और आने का एक ही रास्ता था। तो इसमें देखिए कि सभी महिला, बच्चे और नौजवान सभी इकट्ठा हुए थे ये फेस्टिवल मनाने के लिए। लेकिन 1919 का अधिनियम जो है, जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है, इसमें प्रावधान किया गया था कि बिना वकील, बिना दलील और कि किसी को भी शक के आधार पर जेल में डाला जा सकता है। इसी के विरोध में यहाँ के 2 स्थानीय नेता, एक सुफ्रू थे, तो उनको जेल में डाल दिया गया था, जिसके कारण कुछ लोगों के द्वारा इसमें विरोध किया जा रहा था। लेकिन जनरल ओडायर सैनिक लेके आता है और इस गेट पे खड़ा करके सैनिकों को गोली चलाने का ऑर्डर दे देता है। और ये जो जलियांवाला बाग था, ये एक ग्राउंड था और ये चारों तरफ से 10 फीट के ऊंचाई पे घिरा हुआ था, तो जिसके कारण कोई भाग भी नहीं पाया और इसमें हजारों निहत्थे व्यक्तियों की हत्या किया गया। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, चौरा चौरी की घटनाओं के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। देखिएगा, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। 1920 में इसे स्टार्ट किया गया था असहयोग आंदोलन और 1922 में एक घटना घटता है चौरा चौरी, ये आपका यूपी में जगह पड़ेगा। और यहाँ पे देखिएगा कि कुछ स्थानीय नेताओं के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा आक्रोश में आके एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया जाता है, जिसके कारण वहाँ के सैनिक मारे जाते हैं लोग। तो इसी के कारण गांधी जी बोले कि अभी तक आज़ादी होने के लिए भारत के लोग तैयार नहीं हैं और असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आता है? तो साइमन कमीशन की जो स्थापना है 1927 में हुआ, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन स्थापना नहीं गठन बोल सकते हैं।
तो गठन आपका होता है 1927 में, आता है 1928 में। और आने का इसका प्रमुख कारण क्या रहता है कि 1919 का जो अधिनियम है उसका रिव्यू करना था और बताना था कि क्या कमी है, क्या इसमें कमी नहीं है। तो 10 साल बाद आना था, यानी कि इसको आना था कब, तो 1929 में आना था, लेकिन ये 2 साल पहले ही से बुलाया जाता है और 1928 में ये आ जाता है। इसका विरोध होने के कारण रहता है कि सभी इसमें अंग्रेज ही था लोग इस में, तो इसी के कारण इसे वाइट मैन ऑर्गेनाइजेशन इसे बोला गया है। और इसी का विरोध देखिए कि लाला लाजपत राय विरोध करते हैं और इन पे लाठी चार्ज होता है और इनका मृत्यु हो जाता है। और यहीं से देखिए कि भगत सिंह के द्वारा इसका बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या किया जाता है। तो ये सब ही करीब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो जब इतिहास पढ़ने में इसीलिए मज़ा आता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था। तो ये तो आप सभी कोई जानते हैं, करो या मरो का जो ये नारा है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और कब दिया गया था ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1942 के आंदोलन में ये दिया गया था, तो ये आप याद रखिएगा। क्विक इंडिया मूवमेंट ये था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका स्थापना देखिएगा कि सोहन सिंह के द्वारा सिंगापुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और जब सुभाष चंद्र बोस वहाँ पे जाते हैं तो ये आज़ाद हिंद फौज उनके नाम पे कर दिया जाता है कि आप ही अब इससे नेतृत्व कीजिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए कि संविधान सभा का सबसे पहले तो ये आपको समझना है कि संविधान सभा है क्या। तो देखिए हम लोग का जो संविधान बना है तो उसमें जितना आर्टिकल है या प्रावधान है वो सभी संविधान सभा के द्वारा रिव्यू करके ही उसमें शामिल किया गया है। तो संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया गया है, तो ये आपको याद रखना है। संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है। और इसमें देखिए बैठक होगा तो अध्यक्ष तो होगा ही, तो सबसे पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। और इसका कारण भी क्या रहता है कि जब अमेरिका का संविधान बन रहा था तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को ही बनाया गया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा सबसे ज़्यादा उम्रदराज और राजनीति के अच्छा जानकार थे, तो इसीलिए इन्हें बनाया गया। ये भी बिहार के हैं। और ये याद रखिएगा कि 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष चुने जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन है। तो सच्चिदानंद सिन्हा नहीं रहेगा तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। और अगर पूछे कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे तो राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि इसमें 2 दिन और जोड़ दीजिए। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना पेश किया जाता है। प्रस्तावना का मतलब कि संविधान का आईना पेश किया, मतलब संविधान का जो प्रस्तावना है कि संविधान कैसा होना चाहिए, तो इसीलिए ये प्रस्तावना पेश किया जाता है और इसे संविधान का आईना भी बोला जाता है। B.R. अम्बेडकर संविधान सभा के पिता हैं, यानी संविधान के फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। प्राक्कलन समिति के ये अध्यक्ष रहते हैं और सबसे अंतिम में रिव्यू इन्हीं के पास जाता है कि किस आर्टिकल को शामिल करना है और किसको शामिल नहीं करना है। चलिए आगे देखिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण थे, तो ये आप याद रखिएगा। M.N. राय कौन है, तो ये थोड़ा सा जान लीजिए कि भारतीय संविधान के सबसे पहली बार कि एक भारत का संविधान होना चाहिए, इनके द्वारा ही बताया गया था 1935 में। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन था। तो कौन बनाएगा, तो उदयन ही बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो इसके बारे में ऊपर हम लोग चर्चा किए थे, राजनीतिक नीति के बारे में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद का संबंध है, तो किसान आंदोलन से इनका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर आपका बिहार के किसान आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जूल हो जाएगा कार्य का मात्रक। तो कार्य जूल में मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वाट शक्ति का होता है, तो ये आप याद रखिएगा प्रकाश वर्ष।
ये किसका इकाई है? तो देखिएगा थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम बताएं तो एक साल में जितना प्रकाश यानी कि जो सूर्य का लाइट होता है वो ट्रेवल करता है, तो एक साल में वो जितना ट्रेवल करता है उसी को प्रकाश वर्ष बोला जाता है। तो ये दूरी का हो जाएगा। तो इसमें देखिएगा कि दूरी कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में दूरी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और देखिए कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है वे आपका बताता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा कि कौन सा नियम बताता है। तो न्यूटन का तीसरा का नियम, इसे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। 34 नंबर क्वेश्चन है, पानी का घनत्व तो अधिकतम होगा, तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका 4 डिग्री पे पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। घनत्व का मतलब क्या हो गया कि एक जार के अंदर अगर मान लीजिए कोई चीज़ रखा गया है तो उसका जो कण सबसे ज़्यादा उसमें आ जाएगा तो उसी को घनत्व बोला जाता है। दुनिया में जितना वस्तु बना है सभी वस्तु सूक्ष्म कणों से मिल के बना है, और जिसमें ज़्यादा सूक्ष्म कण होगा वो उसका घनत्व तो ज़्यादा होगा, तो ये याद रखिएगा। और घनत्व ही इसका द्रव्यमान बताता है, तो ये भी आपको याद रखना है। घनत्व और द्रव्यमान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भार जो होता है ये बाहरी आवरण होता है, यानी कि 2 ग्रह अगर हम लें, ये पृथ्वी हो गया, मान लीजिए कि ये आपका चांद हो गया, तो पृथ्वी का द्रव्यमान तो ज़्यादा होगा और इसका आकर्षण जो शक्ति होगा अपनी तरफ खींचने का किसी भी वस्तु का, तो इसके तुलना में ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे भार ज़्यादा होगा। लेकिन जब यहाँ पे जाइएगा तो चंद्रमा का जो खींचने का आकर्षण शक्ति होता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल आसान भाषा में बोला जाता है, तो वो कम होता है पृथ्वी के तुलना में, तो यहाँ पे भार चेंज हो जाता है। लेकिन द्रव्यमान किसी भी वस्तु का आंतरिक कण होता है, कहीं भी ले जाइए नहीं बदलता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम होगी, तो ध्वनि के चाल देखिएगा 2 चीज़ आप समझना है। एक चीज़ ध्वनि, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और एक चीज़ समझना है लाइट यानी कि प्रकाश। तो देखिए कि प्रकाश जो होता है इसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि ये फोटोन इसे बोला जाता है, छोटा छोटा कणों में ये ट्रेवल करता है, और जहाँ पे ये टकराएगा तो वहाँ प्रपुष्ट होगा, तो वहाँ पे ये ऊर्जा देता है। लेकिन ध्वनि ऐसा नहीं है, ध्वनि को कहीं भी जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होता है, और जिस माध्यम में ज़्यादा कण होगा, ज़्यादा घनत्व होगा, ध्वनि उसमें सबसे ज़्यादा ट्रेवल करेगा। तो सबसे ज़्यादा आपका ठोस में स्पीड हो जाएगा, ठोस के बाद आपका किस में, गैस में हो जाएगा, गैस के बाद आपका तरल हो जाएगा, और ठोस, तरल और उसके बाद गैस आएगा। तो ये आपको याद रखना है। वायु में इसका देखिएगा चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होगा, ये अगर पूछा जाए तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आप खुद बता दीजिएगा कि इस बात सबसे ज़्यादा कण वाला हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, 36 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका कारण है परिकरण, तो ये आप याद रखिएगा। परिकरण का मतलब क्या होता है कि देखिए कि वायुमंडल में बहुत छोटा छोटा कण बहुत सारा है, अगर प्रकाश जब आता है तो इसी कण पे ये टकराता है, और यहाँ से टकराने के बाद ये बिखरता है, जिसके कारण इसका रंग नीला दिखाई देता है। और एक कारण है कि पृथ्वी पे नीला ग्रह क्यों बोला जाता है, तो पृथ्वी पे 3/3 पानी होने के कारण नीला ग्रह बोला जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। हालांकि दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो देखिए कि इसका राइट आंसर आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आँख नाक कान के डॉक्टर भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण से क्या होता है कि कोई भी चीज़ थोड़ा बड़ा और साफ दिखाई देता है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो विद्युत शक्ति की इकाई आपका वाट हो जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। अगर ऑप्शन का बात किया जाए तो एम्पियर में विद्युत धारा मापा जाता है, और वोल्ट शक्ति का मात्रक है, और कूलम तो आप जानते ही हैं प्रतिरोध का मात्रक है, तो ये याद रखिएगा प्रतिरोध। चलिए आगे देखा जाए। 39 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया, तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था परमाणु के नाभिक। देखिए कि एक सोने के प्लेट पे
इस पे बहुत बार अल्फा कण का प्रविष्ट कराया गया और जिसके कारण यहाँ पे नाभिक का खोज होता है, तो ये याद रखेगा। आइंस्टीन के द्वारा देखिए कि आपका देखिए कि डाल्टन के द्वारा और आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत खोजा गया था। जे थॉमसन ये हैं, इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था। तो ये आप जरूर याद रखेगा, इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, तो जे थॉमसन है। चलिए आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो थोड़ा सा पीएच मान के बारे में देख लिया जाए। पीएच मान का होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आप जरूर याद रखेगा। और इसका जो मान होता है 0 से लेके 14 के बीच में ही होगा, तो ये आप जरूर याद रखेगा। 0 से 7 के बीच में जो होगा और 7 जो होगा और 7 से लेके 14 होगा, तो ये होता है अम्ल। तो देखिए कि 0 से 7 होगा तो इसे अम्ल बोला जाएगा और 7 से 14 के बीच में जो मान होगा उसे क्षार बोला जाता है। और जो 7 होता है ये उदासीन होता है, जैसे पानी हो गया, तो ये आप याद रखिएगा। तो नींबू का अगर पीएच मान पूछा जा रहा है तो ये आपका 2.2 होता है। रक्त का 7.1 होता है या 7.8 1 से लेके 8 के बीच में होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, तो ये आपका अम्ल है। तो चलिए आगे देखा जाए, 41 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायु क्या है, तो देखिए कि वायु एक मिश्रण है, इसमें बहुत सारा गैस मिला होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है, तो इसका N2O सूत्र होता है, तो ये भी याद रखेगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लाफिंग गैस इसे बोला जाता है। इस गैस के सूंघने के बाद हंसी आता है, तो ये आप याद रखेगा। 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, पीतल किसकी मिश्र धातु है, तो पीतल जो बनाया जाता है इसमें तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, तो इसका राइट आंसर ए सही है। जब भी जंग लगेगा तो लोहे का भार बढ़ जाएगा। कोशिका का गृह शक्ति गृह या पावर हाउस किसे बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही इसे पावर दिया जाता है। और याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता अल्टमैन है, तो अल्टमैन आप याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। आगे क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 46 होता है, यानी कि 22 जोड़ा होता है। तो सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है कि 22 जोड़ा होता है। 21 जोड़ा, अब गुणसूत्र देखिए कि आपका मेल और फीमेल में थोड़ा सा समझिए कि दोनों में 21 जोड़ा एक ही जैसा होता है, लेकिन जो 22वां जोड़ा होता है इसी पे निर्भर करता है कि लिंग निर्धारण होता है, तो ये आप याद रखिएगा। 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि रक्त क्या है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि एक संयोजिक ऊतक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। रक्त देखिएगा कि 3 तरीका से मिलकर बना होता है, थोड़ा सा आपको बता दें। आरबीसी, इसे रेड ब्लड सेल के नाम से जाना जाता है। WBC, वाइट ब्लड सेल के नाम से जाना जाता है। और एक प्लाज्मा होता है, जो ये तीनों मिलता है और तो उसे रक्त बोला जाता है। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा कहाँ होता है, तो जिससे कि देखिए कि कोई भी हड्डी है तो हड्डी के अंदर अस्थि मज्जा पाया जाता है और वहीं पे ब्लड का निर्माण होता है। जिससे कोई भी हम लोग चीज़ खाते हैं लोग, तो अग्नाशय में जाके वहाँ पे द्रव बन जाता है और इसके अंतर्गत ये जाता है जो पदार्थ होता है और यहाँ पे इसका निर्माण होता है। वाइट ब्लड सेल का क्या काम होता है कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन को परिवाहित करना, ले जाना और लेके आना। WBC का काम होता है कि इसमें जो भी बीमारी रहता है तो उसे रोधक बनाना, यानी कि बीमारी नहीं होने देना, तो ये रक्षक का काम करता है। प्लाज्मा इन दोनों को प्रोटेक्ट करता है, यानी द्रवित पदार्थ इसमें संचालित करता है, तो ये याद रखेगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो ये आपका जांघ में पाया जाता है, इसे फीमर बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और देखिए कि स्टेपी जो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, कहाँ पाया जाएगा, तो ये कान में पाया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है रासायनिक नाम। खट्टा फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया। और इसके कमी से देखिए कि रूखापन आ जाता है, तो शरीर में देखिए कि कभी कभी रूखापन आता है, तो समझिए कि आपका विटामिन सी कमी हो गया है। ऑक्जेलिक अम्ल ये टमाटर में मिलता है, और इसके कारण देखिए कि पथरी जो बनता है तो इसी के कारण बनता है, तो ये आप याद रखिएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मधुमेह रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी से, तो ये आप याद रखिएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने किया। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज किया गया था, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। पौधे में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है। तो देखिए कि पत्ता जो होता है, अगर हरा अगर दिया रहता कि हरा जो उसका तना है तो तना भी हो जाएगा, लेकिन मेन जो होता है वो आपका पत्ता में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो ये आप याद रखिएगा। इसे फोटोसिंथेटिक के नाम से जाना जाता है प्रकाश संश्लेषण को। और देखिए कि जो ये अगर मान लीजिए पत्ता है, तो इस पर सनलाइट जब पड़ेगा तब यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है, तो सनलाइट की उपस्थिति में होता है। यह जो ये लाइट होता है कृत्रिम लाइट, उसमें भी होता है प्रकाश संश्लेषण। और एक चीज़ आपको और समझा दें, दो चीज़ याद रखिएगा। एक, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये मान लीजिए कि कोई पेड़ है और इसमें ये लीफ है, तो देखिए कि जब प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे पड़ता है, मतलब प्रकाश पड़ता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है और पौधे का भोजन तैयार होता है। और भोजन तैयार होगा तो कोई ना कोई तो इसे ले जाने वाला होगा। तो एक जाइलम याद रखिएगा, जाइलम, और एक फ्लोएम याद रखिएगा। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो फ्लोएम होता है ये भोजन को पूरे इसके शरीर तक पहुंचाता है, हर डाली तक और जड़ तक पहुंचाता है। तो फ्लोएम का क्या काम है, इसका भोजन पहुंचाना। लेकिन सिर्फ भोजन से तो काम चलेगा नहीं, पानी और खनिज भी चाहिए। तो पानी और खनिज जड़ के द्वारा पहुंचता है और ये ले जाने का काम करता है जाइलम। तो ये आप जरूर याद रखेगा, जाइलम यानी कि जल और खनिज, और फ्लोएम यानी कि इसका भोजन ले जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका हो जाएगा प्रमस्तिष्क हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। सेरिब्लम इसे भी बोला जाता है, तो कभी सेरेब्लम, तो यहाँ पे देखिए कि हिंदी में सेरिब्लम लिखा है, लेकिन तो इसका राइट आंसर सी होगा। अब ये भी हो जाएगा, लेकिन पता नहीं, दोनों होना चाहिए, तो ए और सी दोनों हो जाएगा, लेकिन प्रमस्तिष्क इसका हिंदी होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। एलिसा की जांच किस रोग के लिए किया जाता है। तो एलिसा की जांच देखिएगा, मैट्रिक्स अगर पूछ दे कि मैट्रिक्स किस जांच का होता है, तो मैट्रिक्स टीबी का जांच होता है, टीबी बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये याद रखिएगा। एलिसा पूछा जा रहा है, तो एलिसा की जांच एड्स होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो 78% देखिए कि नाइट्रोजन पाया जाता है, और बाकी 21% आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, और 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैस पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर 56 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। तो हीलियम गैस भरा जाता है, हल्का होने के कारण वायु से ये ऊपर की तरफ जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। तो इसका लैक्टोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण ही ये जमता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दूध की शुद्धता किस में मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर में। तो ये आप याद रखिएगा, लैक्टोमीटर इसका शुद्धता मापता है। भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में किस गैस का रिझाव हुआ था। तो 3 दिसंबर याद रखिएगा 1984 को हुआ था, और मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण इसका रिझाव हुआ था, जिसके कारण हजारों व्यक्ति मारे गए। तो इसका राइट आंसर 59 का ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रडार का आविष्कार किसने किया था। तो रडार का आविष्कार देखिए रॉबर्ट वाटसन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वायुमंडल में किसी भी वस्तु को
पता लगाने के लिए कि सामने से आ रहा है कि नहीं। अगर रडार नहीं होगा तो फिर जहाज़ या रॉकेट आपस में टकरा जाएगा, तो रडार ही इसे बताता है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह अगर बात किया जाए तो बृहस्पति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। थोड़ा सा इसे डिटेल में देख लिया जाए। अगर देखिएगा कि ये हम लोग का सूर्य है, तो सूर्य से दूरी के अगर क्रम में देखा जाए तो सबसे पहले आपका बुध आता है, तो बुध याद रखेगा। बुध के बाद आपका शुक्र आता है, तो शुक्र याद रखेगा। शुक्र के बाद अपना पृथ्वी आता है तीसरा नंबर पे। चौथा नंबर पे मंगल ग्रह आता है और पांचवा नंबर पे बृहस्पति आता है। और बृहस्पति और मंगल के बीच में बहुत सारा क्षुद्र ग्रह है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बृहस्पति और मंगल के बीच में सबसे ज़्यादा डिवाइड कौन करता है? तो क्षुद्र ग्रह करता है लोग। इसके बाद आपका शनि आ जाएगा। शनि के बाद आप देखिएगा कि अरुण आ जाएगा। अरुण के बाद वरुण आ जाएगा, अंतिम में वरुण। तो सबसे ठंडा ग्रह आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे जो दूर होगा सूर्य से वही सबसे ठंडा होगा, तो आपका ये हो जाएगा। तो ये याद रखेगा। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा, पांचवा नंबर का ये ग्रह है सूर्य से दूरी के अनुसार। और शनि ग्रह से क्या क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह है। तो सबसे कम घनत्व वाला ये पूछेगा, तो ये बताइएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसे बोलते हैं? तो किसी भी ग्रह के वो परिक्रमा करता है लोग एक निश्चित अवस्था में, तो उसे उपग्रह बोला जाता है। जिससे पृथ्वी का उपग्रह कौन हो जाएगा? तो चांद हो जाएगा, चंद्रमा। तो ये याद रखिएगा। तो इसका सबसे ज़्यादा उपग्रह है, तो ये याद रखिएगा। पहले बृहस्पति था लेकिन अब हट गया है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र को सुबह का तारा, सांझ का तारा, क्योंकि सुबह में पूर्व दिशा में दिखाई देता है, सांझ में पश्चिम दिशा में। और पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जानी जाती है। तो ये आपको याद रखना है। मंगल ग्रह को लौह ऑक्साइड के कारण यहाँ पे लाल दिखाई देता है, तो इसीलिए इसे रेड ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए कि बुध सबसे छोटा ग्रह है और सबसे कम समय में इसका चक्कर लगाता है। तो इतना जरूर याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, किस ग्रह को सांध्य तारा कहा जाता है? तो अभी ये क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर किसको जोड़ता है? तो देखिएगा सुएज नहर किसको जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। अगर देखे होंगे कभी मैप तो ये आपको आसानी से बन जाएगा। तो कभी ये सब देखिएगा कि मैप पे ही पढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु का अगर बात किया जाए कि कौन सा है, तो इसका राइट आंसर इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। थोड़ा सा अगर हम इसको समझाएं तो ये अगर हम भारत का अगर मैप बनाने का कोशिश करें तो देखिए भारत का ये मैप है और दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है। तो ये आपका सबसे पहले देखिएगा कि ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया और ये आपका दक्षिण हो गया। यहाँ पे गुहार मोती है, इंदिरा पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेगा। जम्मू अब तो लद्दाख हो जाएगा सबसे जो दक्षिण में है। तो याद रखिएगा कि इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिण में है, लद्दाख में। और इधर देखिएगा कि इंदिरा कॉल है। तो उत्तर में सबसे लास्ट बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। तो ये आपको याद रखना है। कन्याकुमारी जो है यहाँ पे यह केप कोमरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा सबसे उत्तरी बिंदु, ऐसा बिंदु जो स्थल रुद्ध हो, तो यानी स्थलीय हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ याद रखना है। किबूती सबसे पूर्वी बिंदु है, तो ये आपको याद रखेगा। तो इतना 5 पॉइंट जरूर याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा लगती है? मैक मोहन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। और डुरंड रेखा भारत अफगानिस्तान हो जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर पूछ दिया कि डुरंड कप वर्तमान में किस देश के साथ लगता है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो
पाकिस्तान के द्वारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है तो उसी में लगता है। शून्य रेखा ये आपका मणिपुर से लगता है। तो ये क्वेश्चन तो अभी तक आया नहीं है कभी, लेकिन अगर पूछ दिया तो बांग्लादेश और मणिपुर हो जाएगा। तो ये याद रखेगा इतना। और उसके बाद याद रखेगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा किसके साथ सीमा लगता है। तो सबसे ज़्यादा आपका लगता है बांग्लादेश के साथ सीमा, जिसका लंबाई देखिएगा ये आपका 4096 पॉइंट, कहीं पे 6 कहीं पे 7 देता है। तो ये आपका सबसे बड़ा। और सबसे कम किसके साथ, तो डुरन रेखा लगता है 106 किलोमीटर का है। लेकिन अगर वर्तमान में पूछ दिया कि किसके साथ, तो आप याद रखिएगा भूटान और भारत के साथ 699 किलोमीटर लगता है। किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा असम में है। एक सींग वाला गेंडा के लिए जाना जाता है। तो ये याद रखेगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका कुचिकल है। तो ये याद रखेगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पे है, तो इसका राइट आंसर आपका सी सही है, महानदी पे है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये अरावली हो जाएगा सबसे पुराना। अरावली अभी तो देखिएगा कि वर्तमान में बहुत ज़्यादा न्यूज में भी है। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। हिमालय सबसे नवीनतम है और ये अभी बढ़ ही रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। अरावली कहाँ पे है, तो राजस्थान, दिल्ली, थोड़ा सा गुजरात में पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार का अशोक नदी किसे कहा जाता है, या बिहार का अशोक नदी कहा जाता है, तो कोसी नदी को बोला जाता है। और इसका कारण है कि हर साल ये बाढ़ लेके आता है। देखिए कि नेपाल जो सीमावर्ती क्षेत्र है, तो नेपाल से जब ये बिहार में आता है तो ये 7 धाराओं से, जिसमें अरुणा प्रमुख है, ये 7 धाराओं से मिल के बना होता है। और ये अपना रास्ता बदलने के लिए जाना जाता है, क्योंकि जब सातों में बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा पानी आता है तो ये अपना रास्ता बदल लेता है। तो ये आप याद रखेगा कि इसे कोसी नदी ये है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम विस्तार से समझा देते हैं ताकि कभी भूलिएगा नहीं। तो एक तो याद रखेगा कि मानिसराम मेघालय में पड़ेगा। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा वर्षा होने का कारण क्या है, तो मेघालय के जितने पर्वत श्रृंखला है ये एक कीप आकार का, ऐसे कीप आकार का ये श्रृंखला बनाते हैं लोग, जिसमें वायु दब जाता है तो फंस जाता है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे वर्षा होता है। इसका एक और कारण है कि 5 जून को देखिएगा कि जो वायु दाब रहता है केरला के तट से टकराता है और इधर एक इसका 3 भागों में बढ़ता है। तो इधर आ जाता है और फिर बंगाल का जो खाड़ी है वहाँ के वायु दाब से भी यहाँ पे वर्षा होता है। तो इसी कारण सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पे होता है। 72 नंबर क्वेश्चन है रेंगुन मिट्टी, यानी रेंगुन मिट्टी का दूसरा नाम पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि 72 का राइट आंसर, काली मिट्टी को रेंगुन मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये देखिए कि सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र और गुजरात में ये पाया जाता है। और काली मिट्टी जो होता है कपास, ये मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे कपास की खेती होता है, तो याद रखेगा। और जलोढ़ मिट्टी का अगर बात किया जाए तो भारत के 44% भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। तो मिट्टी वाले क्लास में डिटेल में देखा जाएगा। केसर का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा राज्य या यूटी करता है, तो जम्मू कश्मीर करता है, एकाधिकार है अभी। और धीरे धीरे देखिएगा कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में भी केसर का खेती होना स्टार्ट हुआ है। तो याद रखिएगा अभी तो फिलहाल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा 74 का अहमदाबाद को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है। तो बिहार में लिंगानुपात का अगर बात किया जाए तो 918 है और भारत में देखिए कि 935 है। तो ये आप याद रखिएगा कि भारत के लिंगानुपात से बिहार का लिंगानुपात कम है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिला में है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। तो ये याद रखेगा। और टाइगर रिजर्व है बिहार में, 2 टाइगर रिजर्व अब है, पहले तो एक ही था पश्चिम चंपारण ही, लेकिन एक जमुई में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लिया जाए
ये समताप मंडल में पाया जाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम बताएं तो जिससे मान लीजिए कि ये आपका पृथ्वी हो गया और पृथ्वी के ऊंचाई पे जाइएगा तो एक लेयर बनते जाता है गैस का। तो यहाँ पे समताप मंडल में ओजोन गैस पाया जाता है। ओजोन गैस का आपका सूत्र होता है O3। अब यहाँ से देखिए पारावैंगनिक किरणें जो आता है सनलाइट के साथ, तो ये क्या करता है ओजोन गैस, इसे एब्जॉर्ब कर लेता है या इसे लौटा देता है। इस प्रकार जैव विविधता को पृथ्वी पर नुकसान से बचा लेता है। अगर नहीं रहेगा तो जैव विविधता भी नहीं रहेगा। तो ये सबसे पहले याद रखिए, इसका सूत्र O3 है। सबसे ज़्यादा इसका हानिकारक कौन सा गैस है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, जिसके कारण इसका क्षय होता है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ठंडा करने वाला मशीन होता है, जैसे AC कूलर ये सब हो गया, कूलर तो नहीं AC, तो उससे ये निकलता है। और उसके बाद देखिए कि ये सड़ा हुआ मछली की तरह गंध देता है। तो ये अगर पूछे कि गंध कैसा देता है, तो सड़ा हुआ मछली की तरह। ओजोन गैस 17 सितंबर को हर साल ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि इसे संरक्षित किया जा सके। डॉप्सन में इसकी मोटाई मापा जाता है, तो ये याद रखिएगा, डॉप्सन में इसका मोटाई मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है। तो ये ग्रह से मत तुलना कीजिएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूर्य सबसे नज़दीक का तारा है और सबसे ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। तो रबी की फसल बताना है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा गेहूं हो जाएगा, चना हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। 3 फसल भारत में बोया जाता है, एक आपका रबी, उसके बाद खरीफ और बीच में बोया जाता है, ये खरीफ यहाँ पे नहीं होगा, जायद यहाँ पे हो जाएगा और उसके बाद खरीफ। देखिए कि ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में जब सूर्योदय अच्छा होता है तापमान, तो उस समय इसे काटा जाता है। इसमें गेहूँ और ये सब चना ये सब आ जाएगा। और जायद जो होता है खरीफ मई जून में बोया जाता है और अप्रैल और मई के आसपास में 2 माह का जो खेत खाली होता है उसमें जायद का फसल उगाया जाता है। खीरा, ककड़ी, मूंग दाल ये सब हो जाएगा। खरीफ में धान प्रमुख इसका फसल है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में है। तो ये एक क्रेटर झील है और ये महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को, सॉरी अंगीकृत पूछ रहा है, तो देखिए कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और पारित कब किया गया, तब ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये तो जानते ही हैं, ऊपर हम बताए भी हैं चर्चा करके। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, प्रारूप समिति सबसे प्रमुख समिति था, BR अम्बेडकर हो जाएंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। तो देखिए कि मौलिक अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है और आर्टिकल देखिएगा कि मौलिक अधिकार का 12 से 35 के बीच में है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। ब्रिटेन से कौन कौन अधिकार लिया गया है इसके बारे में बाद में पढ़ा जाएगा। 83 के बाद 84 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। तो इसका राइट आंसर आपका प्रेस की स्वतंत्रता जो है सी हो जाएगा, अनुच्छेद 1 के क में है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो आपका 35 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। तो ये आप याद रखिएगा, राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम आयु, और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष चाहिए और विधानसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। तो कितना हो सकता है। तो 500 आपका 45 हो सकता है अधिकतम संख्या, लेकिन वर्तमान में 543 पे ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 543 पे ही क्यों होता है, 2 सीट पे क्यों नहीं होता है। तो हम लोग जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है उसके लिए 2 सीट छोड़े हैं लोग, जहिया लेंगे लोग वहाँ पे 2 सीट का चुनाव कराएंगे लोग। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो ये देखिएगा कि आपका बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे किया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। धन विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 के में धन विधेयक मिलता है। अनुच्छेद
12 में देखिएगा कि आपका बजट के बारे में बताया गया है। और देखिए बजट सब संविधान में कहीं आपको नहीं मिलेगा। वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। 360 ये आपका किससे संबंधित है, ये आप कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, तो ये देखिएगा कि 368 संबंधित है संविधान संशोधन से, ये संबंधित है, तो ये याद रखिएगा। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन के बारे में बताता है। आपातकाल देखिएगा कि 352 और वित्तीय आपातकाल 360 हो जाएगा। और राष्ट्रपति शासन 356 याद रखेगा। वित्तीय आपातकाल 360 आर्टिकल ये याद रखना है। निर्वाचन आयोग का मिलता है आपका 324 के आर्टिकल में इनका उल्लेख, तो ये याद रखना। वित्त आयोग 282, तो ये सभी आपका आर्टिकल याद होना चाहिए। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो देखिए कि भारत में योजना आयोग का गठन आपका 1950 में किया गया था। और इसका समाप्ति कब हुआ, तो 2014 में किया गया। और इसके जगह पे नीति आयोग लाया गया, तो ये याद रखेगा नीति आयोग। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होगा, तो देखिए कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो ये सभी आपको याद रखना है। नीति योजना आयोग का काम था पंचवर्षीय योजना लाना, अब ये समाप्त हो चुका है। नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। 92 का राइट आंसर सी सही है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1882 में किया गया था। बाद में इनका पुस्तक आता है ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया, तो उसमें भी मिलता है, तो ये आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में अगर समझा दें कि देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना होता है 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में होता है, तो ये याद रखेगा। और भारतीय रिजर्व बैंक जो है RBI, ये बैंकों के बैंक के रूप में और सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है, तो ये आप जरूर याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है भारत में GST कब लागू किया गया, तो देखिएगा कि भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। तो हर साल 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ देखिएगा कि सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व को मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है। और देखिए कि बंद अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो देखिए कि बंद अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय यानी कि किसी और देश के साथ व्यापार नहीं करता है, तो उसे बंद अर्थव्यवस्था बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इंदिरा गांधी के सरकार में देखिए कि 1969 में 14 बैंकों को मिला के राष्ट्रीय बैंक बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो मानव विकास सूचकांक का अगर बात किया जाए तो ये आपका UNDP हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, UNDP। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये याद रखिएगा। श्वेत क्रांति का जनक कौन है, तो ये याद रखिएगा। श्वेत व्हाइट रिवोल्यूशन जो होता है इसके जनक कौन है, तो वर्गीस कुरियन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और MS स्वामीनाथन से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हरित क्रांति का जनक कौन है, हरित क्रांति अनाज से संबंधित है, श्वेत क्रांति आपका दूध से संबंधित है, तो ये याद रखिएगा। और नॉर्मन ब्लॉक कौन है, बोरलॉग, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हरित क्रांति के जन्मदाता है, तो ये याद रखिएगा। अमृता पटेल, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से ये संबंधित है, तो ये आपका थोड़ा सा याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो 1 रुपये के नोट पे देखिएगा कि आपका सचिव हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पे। और बाकी जितने भी पैसे हैं वो सभी पे RBI के जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा सिग्नेचर किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार देखिए कि ये आपका 100 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है और ये पहला टेस्ट भी यहीं पे समाप्त होता है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब हाइप करना मत भूलिए। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।